कहाँ थे? अच्छा, ब्लड ग्रुप पढ़ा, ठीक। अच्छा, तो अपन ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ रहे थे। तो ब्लड ग्रुप में अपन ने पढ़ा यहाँ पर कि ब्लड ग्रुप को बेसिकली डिसाइड करने वाला जो फैक्टर है वो एंटीजन है, और एंटीजन्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, और दे आर मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। मतलब अगर सिंपल फॉर्म में अपन बात करें, मतलब अपन यहाँ पर देखें कि ब्लड ग्रुप्स के बाद आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन, जिनको हम कहते हैं एग्लूटिनोजन, एंटीजन के बाद यहाँ पर एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कहाँ पर प्रेजेंट होती है? प्लाज्मा में। एंटीजन का फॉर्मेशन कब होता है? बिफोर बर्थ और आफ्टर बर्थ? एंटीजन बिफोर बर्थ और एंटीबॉडी आफ्टर बर्थ। तो यहां पर अपन ने एक जनरल सी बात करी कि हमने कहा अगर किसी की आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप भी क्या है? ए है। अगर आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप भी क्या है? बी है। अगर एंटीजन की सरफेस पर, अगर एंटीजन आरबीसी की सरफेस पर ए और बी दोनों ही हैं तो ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी है। और अगर एंटीजन नहीं है, मतलब जिसमें सिंपली एच एंटीजन अपन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ओ, जीरो हो गया, ओ हो गया। ठीक है। अब एंटीबॉडी की अगर बात करें तो हम कहते हैं कि जो एंटीजन नहीं है उसके लिए एंटीबॉडी है, क्योंकि जो एंटीजन है उसके लिए तो जो लिम्फोसाइट सेंसिटिव थी वो पहले ही हटा दी गई। तो अब लिम्फोसाइट बची कौन सी है? जो कि उसके लिए सेंसिटिव नहीं है, दूसरे वाले के लिए सेंसिटिव है। लेकिन तो जो एंटीजन नहीं है उसके लिए एंटीबॉडी बन जाती है। यहां पर एंटीबॉडी कौन सी होगी? एंटी बी, या स्मॉल में लिखेंगे तो फिर एंटी लगाने की जरूरत नहीं है। यहां पर कौन सी होगी? एंटी ए, या सिंपली स्मॉल ए लिख सकते हैं। ठीक है। यहां पर जो एंटीजन नहीं है उसके लिए बन रही थी, तो ए बी दोनों है, और यहां पर ए भी होगा और बी भी होगा, ये एंटीबॉडी होगी। ठीक है। अब बेसिकली अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करते हैं। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या है कि एक चीज ध्यान रखनी होती है कि कोई भी नया एंटीजन बॉडी में एंटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी नया एंटीजन अगर आएगा, भाई जो एंटीजन है वो आ जाए वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो सेंसिटिव सेल्स जो थी वो ऑलरेडी रिमूव हो चुकी हैं, तो उससे तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। हाँ, लेकिन कोई नया एंटीजन आ गया तो उसके लिए जो सेंसिटिव सेल्स हैं वो तो अभी भी प्रेजेंट है। अगर कोई भी नया एंटीजन आया तो उसकी सेंसिटिव सेल्स तो अभी भी प्रेजेंट है। तो अगर कोई भी नया एंटीजन आएगा तो बॉडी का इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड करेगा। इम्यून सिस्टम उसके लिए क्या बनाएगा? एंटीबॉडीज बनाएगा। कुछ एंटीबॉडीज तो ऑलरेडी प्रेजेंट भी हैं और बाकी फर्दर एंटीबॉडीज बनने भी लगेंगी, और वो एंटीबॉडीज क्या करेंगी? उसको वो डिस्ट्रॉय करेंगी, वो एंटीजन को डिस्ट्रॉय करेंगी। और एंटीजन कहां पर है? आरबीसी की सरफेस पर। मतलब डिस्ट्रॉय किसको कर रही हैं? आरबीसी को डिस्ट्रॉय करेंगी। मान लो अगर कोई किसी का ब्लड ग्रुप ए है, हमने बी ब्लड ग्रुप दे दिया, तो बी ब्लड ग्रुप में बी, उसके पास एंटीजन कौन सा चला गया? बी चला गया। बी तो उसके लिए क्या है? नया है। अगर बी उसके लिए नया है, इसका मतलब बी के लिए एंटीबॉडीज भी हैं और एंटीबॉडीज बन भी सकती हैं। तो अब वो एंटीबॉडीज क्या करेंगी? बी पर अटैक करेंगी। और बी कहां पर है? ऑन दी सरफेस ऑफ आरबीसी। तो अल्टीमेटली किस पर अटैक कर रही है? आरबीसी पर अटैक कर रही है, आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर रही है। ठीक है, हीमोलाइसिस कॉज कर देंगी। तो सीधी सी बात, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में बेसिक प्रिंसिपल यही है कि जो ब्लड दिया जाता है, जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं, उसमें कोई भी नया एंटीजन नहीं होना चाहिए। जो एंटीजन है वो आ जाए, कम आए या फिर ना आए, सब चलेगा, लेकिन कुछ नया नहीं आना चाहिए। जो है पहले से वो आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कम आ जाए तब भी चलेगा, नहीं आए तब भी चलेगा, लेकिन कोई नया एंटीजन एंटर नहीं करना चाहिए। तो यहां पर वही बात कर रहे हैं कि ब्लड ग्रुप ए कैन डोनेट ब्लड टू अगर ए है तो किस किस को ब्लड डोनेट कर सकता है? ए को तो कर सकता है। अच्छा ठीक। बी को कर सकता है कि डोनेट? ए वाला बी को नहीं कर सकता, क्योंकि बी में ए एंटीजन जाएगी और ए उसके लिए क्या हो गया? नया हो गया।
ठीक है, और नया एंटीजन नहीं जाना चाहिए। ए वाला ए बी को कर सकता है, ए वाला ए बी को डोनेट कर सकता है, कर सकता है ना, क्योंकि ए बी में ए जाएगा उसके पास पहले से, तो कोई दिक्कत नहीं भाई। ए वाला ए बी को डोनेट करेगा तो ए बी में क्या जाएगा, ए तो जाएगा, और ए तो इसके पास पहले से है, तो कुछ नया तो नहीं गया, तो ए बी को भी कर सकता है। ए वाला ओ को कर सकता है क्या? ए वाला ओ को नहीं कर सकता, क्यों? ओ में ए जाएगा, ए तो ओ के लिए क्या है, नया है, और हमने पहले ही कहा कि कोई भी नया एंटीजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ए वाला ए को डोनेट कर सकता है और ए बी को कर सकता है। बी वाला किसको डोनेट करेगा भाई? बी को करेगा और ए बी को करेगा, ए बी में फिर बी जाएगा, बी उसके पास पहले से कुछ भी नया नहीं है। ए बी वाला किसको डोनेट कर सकता है? ए बी वाला ए को डोनेट कर सकता है क्या? ए बी ब्लड ग्रुप है अगर किसी का, क्या वो ए को डोनेट कर सकता है? ए को डोनेट नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि ए जाएगा वो तो ठीक है, लेकिन बी भी तो चला गया और बी उसके लिए नया है, और हमने कहा कुछ नया नहीं जाना चाहिए। ए बी वाला बी को कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। बी जाएगा वो तो सही है, लेकिन साथ में ए बी तो लेकर जाएगा, उसके लिए नया हो गया। ए बी वाला ए बी को कर सकता है और ओ को भी नहीं कर सकता। ओ के पास तो ए और बी दोनों ही नए हैं, ठीक है। तो ओ ए बी वाला केवल किसको डोनेट कर सकता है? ए बी को। और ओ वाला ए को भी कर सकता है, कुछ भी नहीं जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, नया नहीं जाना चाहिए। हमने कहीं कम जाए तो चलेगा, नहीं जाए तो भी चलेगा। तो ओ वाले में तो कोई एंटीजन है ही नहीं, तो ए को डोनेट कर सकता है, बी को कर सकता है, ए बी को कर सकता है और ओ को कर सकता है, क्योंकि किसी में भी कुछ भी नया लेकर ये नहीं जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर अपन बात करें, ए को कर सकता है, बी को कर सकता है, ए बी को भी कर सकता है और ओ को भी कर सकता है, ठीक है। इसी तरह से कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम, कौन किससे ब्लड रिसीव कर सकता है उसकी अपन बात करें अगर, ठीक है। तो ए वाला किस से ब्लड रिसीव कर सकता है? ए वाला ए से तो कर ही सकता है, ठीक है। बी से कर सकता है क्या? बी से रिसीव नहीं कर सकता, बी आ जाएगा, बी उसके लिए नया है। ए बी से कर सकता है क्या? ए बी से भी नहीं कर सकता, क्योंकि ए आएगा वो तो ठीक है, साथ में बी आएगा, बी फिर नया है। ओ से कर सकता है, बी वाला बी से रिसीव कर सकता है, और ओ से ए बी वाला ए से कर सकता है, क्योंकि ए आएगा पहले से है। बी से कर सकता है, बी आएगा पहले से, ए बी से तो कर ही सकता है और ओ से कर सकता है। और ओ वाला केवल ओ से, क्योंकि ओ वाला किसी से भी रिसीव नहीं कर सकता, ओ क्योंकि किसी से भी रिसीव किया तो क्या होगा, नया एंटीजन आ जाएगा, और नया एंटीजन आ गया तो क्या होता है, वहां पे क्लम्पिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। एंटीबॉडी एंटीजन की क्या हो जाती है, क्लम्पिंग स्टार्ट हो जाती है वहां पर। अभी अपन देखते हैं क्लम्पिंग के बारे में। हाँ, अब अपन बात करें जीनोटाइप की अगर, ठीक है, इसमें अपन जीनोटाइप की बात करें अगर, ये तो अपन ने फिनोटाइप पढ़ ली है कि ए ब्लड ग्रुप होगा, बी होगा, ए बी होगा, ओ होगा, ये तो क्या होगा सारे इसके फिनोटाइप। अब अपन बेसिकली बात किसकी कर रहे हैं, जीनोटाइप की। देखो, अगर हमने कहा कि 9th नंबर का क्रोमोसोम डिसाइड करेगा कि ब्लड ग्रुप ए होगा कि बी होगा, 9th नंबर का ही डिसाइड करेगा ना, ए होगा, बी होगा या कुछ नहीं होगा, मतलब 0 होगा। अगर 9th नंबर के एक क्रोमोसोम ने, सपोज के 9th नंबर के दोनों क्रोमोसोम पे जो 2 जीन है, एलीन है, दोनों क्रोमोसोम की बात करें, 9th नंबर के दोनों क्रोमोसोम वाले जीन ने NAG ट्रांसफरेज बना दिया तो ए होगा। एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन ट्रांसफरेज अगर बना दिया, दोनों ने बना दिया, 9th नंबर के दोनों क्रोमोसोम ने बना दिया, तो क्या होगा, NAG ट्रांसफरेज बनेगा। अगर दोनों ने बनाया तो हम क्या कहेंगे इसको, IA दोनों बना रहे हैं ना, क्योंकि ये 9th नंबर का क्रोमोसोम है, आई जो है, ठीक है। अगर एक ने बनाया तब भी ब्लड ग्रुप ए होगा। मान लो 9th नंबर के 2 क्रोमोसोम थे, उस एक ने तो NAG ट्रांसफरेज बना दिया, दूसरे ने कुछ नहीं बनाया, तब भी NAG ट्रांसफरेज तो बन गया ना, तो फिर भी ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा। तो मतलब एक ने बनाया, एक ने नहीं बनाया, तो IO को अपन जो है स्मॉल आई से भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक ने बनाया, एक ने, तब भी दोनों कंडीशन में ब्लड ग्रुप क्या होने वाला है, ए ही होने वाला है, ठीक है। इसी तरह से बी, अगर 9th नंबर के दोनों क्रोमोसोम पर जो जीन है उसने गैलेक्टोज ट्रांसफरेज बना दिया,
तो एंटीजन कौन सी बन जाएगी? बी बन जाएगी। तो दोनों ने बना दिया, मतलब आई बी, दोनों बी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और एक ने बनाया, एक ने कुछ नहीं बनाया, तब भी तो बी ही बनने वाला है, ठीक है, तब भी बी ही बनने वाला है। तो फिर क्या हो जाएगा? आई बी आई ओ, मतलब स्मॉल आई लिख सकते हैं, रेसेसिव है, ठीक है। अब इसी तरह से अगर बात करें, एक 9th क्रोमोसोम जो है, 9 नंबर का क्रोमोसोम, उसके एक क्रोमोसोम ने तो एनएजी ट्रांसफरेज बना दिया, दूसरे ने गैलेक्टोज ट्रांसफरेज बना दिया। तो एक ने तो एंटीजन ए बनवाया और दूसरे ने एंटीजन बी बनवाया, तो ब्लड ग्रुप ए बी हो गया। इसकी एक ही कंडीशन हो सकती है, एक ए बनवाए दूसरा बी बनवाए, और ओ में दोनों ही जो हैं उन्होंने कुछ नहीं बनवाया, तो आई ओ ये क्या बोल सकते हैं? स्मॉल आई, ठीक है। तो ये इसके जीनोटाइप होते हैं। जीनोटाइप कितने हैं? जीनोटाइप 6 है, और फिनोटाइप कितने हैं? 4 है, ठीक है। फिनोटाइप 4 है और जीनोटाइप कितने हैं? 6 हैं, ठीक है। क्योंकि ए और बी के लिए कितनी कंडीशन आ जाती है? 2 कंडीशंस आ जाती हैं। हो सकता है दोनों बनवा रहे हो सकता है एक बनवा रहा है, वो डिपेंड करता है। लेकिन चाहे दोनों बनवाएं या एक बनवाएं, अल्टीमेटली एनएजी गैलेक्टोजामाइन तो ट्रांसफरेज होगा, अगर वो ए वाला है तो, और बी वाला है तो गैलेक्टोज ट्रांसफरेज होगा। चाहे तो वो एक से बने, चाहे तो वो 2 से बनेगा। तो अगर बन गया तो एंटीजन ए और बी का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ए और बी का फॉर्मेशन कैसे होता है वो अपन लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे, प्रीवियस क्लास में, कि एच एंटीजन के ऊपर अगर एनएजी जुड़ जाए तो ए हो जाता है, एच एंटीजन के ऊपर अगर गैलेक्टोज जुड़ जाए तो वो एंटीजन बी होता है, और कुछ ना जुड़े तो सिंपल एच होता है, ठीक है, कुछ ना जुड़े तो एच होता है। तो इस तरीके से अपन बात कर रहे हैं। अच्छा, अब यहां पर आती है प्रोबेबिलिटी वाली बात, कि जो प्रोबेबिलिटी होती है कि मदर फादर के ब्लड ग्रुप से जो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं वो बेसिकली कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी का मतलब ही यहाँ पर अपन मैक्सिमम वाले चांसेस को लेकर चलते हैं, और मैक्सिमम वाले चांसेस को लेकर चलना है ना, तो अगर बोल दिया कि मदर का ब्लड ग्रुप ए है या फादर का ए है, तो अपन कौन सा वाला ए लेंगे? सेकेंड वाला लेंगे, हेट्रोजाइगस। क्यों? क्योंकि अपन को मैक्सिमम कंडीशन निकालनी है उसमें। जब तक होमोजाइगस बोलेगा नहीं तब तक अपन आई ए को कंसीडर नहीं करेंगे। बोला अगर मदर का ब्लड ग्रुप ए है तो हम चट से कौन सा वाला ले लेंगे? आई ओ पे चले जाएंगे, क्योंकि अपन को कंडीशन कौन सी निकालनी है? मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो उसमें मैक्सिमम वाली बात आ जाती है। अगर बोल दिया ब्लड ग्रुप बी है तो हम आई बी नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे? आई ओ मान के चलेंगे, क्योंकि तभी अपन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी या कंडीशन को डिफाइन कर सकते हैं। लाइक अगर अपन बात करें कि फादर का ब्लड ग्रुप जो है, फादर का ब्लड ग्रुप बी है, मदर का ब्लड ग्रुप ए बी है। फादर का ब्लड ग्रुप क्या है? मदर का बी है, और मदर का क्या है? ए बी है। तो इसमें चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकता है? कितने परसेंटेज किस होने, कौन कौन से ब्लड ग्रुप होने की प्रोबेबिलिटी है? कितने परसेंटेज? ए होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, बी होने की कितनी है, ए बी होने की कितनी है, और ओ होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? बच्चे में कौन सा ब्लड ग्रुप होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ए की कितनी? 25, 50, 25, ए की 25, ए की 0। अरे इसमें फादर का बी बोल दिया मतलब सिंपल सा, फादर का अगर बी बोल दिया मतलब आई ओ लेके चलो। हमने पहले ही बोला अगर बी बोला है तो हेट्रोजाइगस मान लेना, आई बी तो उसको कभी मानना ही नहीं जब तक वो बोले नहीं कि होमोजाइगस है। और मदर का क्या बोल दिया? मदर का तो ए बी है, ए बी की तो एक ही कंडीशन हो सकती है, आई ए और आई बी। अब एक जीन मदर से आएगा और एक जीन फादर से आएगा। अगर मदर से ए आया फादर से बी आया तो ए बी हो गया, अगर मदर से ए आया फादर से ओ आया तो ए हो गया, यहां से बी आया यहां से बी आया तो बी हो गया, यहां से बी आया यहां से ओ आया तो बी हो गया। 4 में से 2 तो बी दिख रहे हैं, मतलब 50% तो बी हो गए। ए कितना? 1 दिख रहा है, 25% ए हो गया। ए बी कितना दिख रहा है? 1 दिख रहा है, 25% ये हो गया। और ओ जो है वो
ओ जो है वो 0%, मतलब 50% प्रोबेबिलिटी है कि जो चाइल्ड होगा वो बी होगा। ठीक है, जो ए है वो कितना होगा, 25% ए होने की प्रोबेबिलिटी है और 25% ए बी होने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अच्छा अगर इसमें ऐसा पूछ ले कि दूसरे बच्चे में क्या प्रोबेबिलिटी है, तो दूसरे बच्चे में अगर पहला बच्चा ए हो गया तो दूसरे बच्चे में ए होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, सेम है 25। ऐसा तो नहीं वो 25 गायब हो गया, बोले हो लिया 25 वाला, तो अब ये दोनों बचा है 50 और 25, इसमें से होगा, ऐसा तो नहीं है ना। फिर वो नेक्स्ट बार भी 25% सेम ही रहेगी प्रोबेबिलिटी, तो ठीक है। अच्छा यहाँ पर अगर अपन बात करें, फादर का ब्लड ग्रुप ए बी है और मदर का ब्लड ग्रुप ओ है। फादर का ब्लड ग्रुप ए बी है और मदर का ब्लड ग्रुप ओ है, तो क्या लगता है आपको बच्चे में ए होने की प्रोबेबिलिटी, बी होने की प्रोबेबिलिटी, ए बी की और ओ की? 50-50, किसका 50-50? ए बी और ओ का। अच्छा मतलब यहां पर अपन ने बात करी, सिंपल सी बात ये थी, फादर का ए बी है, मतलब ए बी की तो एक ही कंडीशन है आई ए और आई बी, और मदर का क्या है, ओ है, ओ की भी एक ही कंडीशन है आई ओ और आई ओ। यहां से ओ आया, यहां से ए आया तो ए हो गया, यहां से ओ आया, यहां से बी आया तो बी हो गया, यहां से ओ आया, यहां से ए आया तो ए हो गया, यहां से ओ आया, यहां से बी आया तो बी हो गया। मतलब हमको दिख रहा है कि 50% तो ए है और 50% तो बी है, ए बी 0% है और ओ भी 0% है, मतलब ना तो फादर के जैसा ब्लड ग्रुप होगा ना तो मदर के। इस कंडीशन में ब्लड ग्रुप ना तो फादर का मैच करेगा ना तो ब्लड का मदर का मैच करेगा। ठीक है, लेकिन बच्चा इन्हीं का है ना, ये कंफर्म है। ठीक है, हाँ मैच नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम मैच करें तब दिक्कत है ना, इस कंडीशन में मैच करें तब दिक्कत है, अगर मैच नहीं करना मतलब 100% इनका है ना। बोले ये कौन सा ब्लड ग्रुप आया, ना तो फादर से मैच कर रहा ना तो मदर से मैच कर रहा है। ठीक है, हाँ तो वो सही आया है मतलब, है ना। और अगर मैच कर गया तब सोचने वाली बात है कि ये कुछ हाँ आगे वाली बात है, चलो ठीक है। हाँ तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं, तो इस तरह से मतलब प्रोबेबिलिटी वाली अगर बात करें, नहीं ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये तो मैं याद रखने के लिए वैसे बोला, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ऐसे कौन से ब्लड ग्रुप, 4 कॉम्बिनेशन दिए थे, इसमें कौन से ब्लड ग्रुप हैं जिसमें कि मदर फादर से बच्चे का ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता, कौन सी प्रोबेबिलिटी है, कौन सी कंडीशंस हैं। उसका आंसर यही था कि एक का ब्लड ग्रुप ए बी हो और दूसरे का ब्लड ग्रुप ओ हो, तो मदर और फादर से मैच करने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं, अदरवाइज बाकी सारी कंडीशन में मिल जाएगी। भाई यहाँ पे बी हो ही सकता है ना, ठीक है, परसेंटेज कितना भी हो, ए बी भी तो हो सकता है ना, भले परसेंटेज 25 हो, मतलब मदर फादर के जैसा हो तो सकता है। ठीक है, बात यह है कि ठीक है ए भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, लेकिन सेम होने की प्रोबेबिलिटी भी है, लेकिन यहां पर सेम होने की कोई चांसेस नहीं है। मतलब एक का अगर ए बी हो, दूसरे का अगर ओ हो, सो ब्लड ग्रुप जो है वो मैच नहीं करेगा मदर और फादर से। ठीक है, चलो अब अपन इसके बाद, ये तो चलो एक जनरल सी बात हो गई, अब अपन इसके बाद पढ़ेंगे आरएच फैक्टर के बारे में। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर आरएच फैक्टर पे आते हैं। मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, सीधा सा वही आरएच में भी लगाएंगे अपन कि कोई भी नया एंटीजन एंटर नहीं करना चाहिए। बस सीधी सी बात, अगर आपको बोल दिया इस पर्सन का ब्लड दूसरे को दिया है तो देख लेना उसमें कोई नया एंटीजन तो नहीं गया। एंटीजन आपको पता है कौन से ब्लड ग्रुप में कौन से होते हैं, बस ये देखना है कि नया एंटीजन तो नहीं गया। अगर नया एंटीजन गया है तो उसका इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाएगा और वो एंटीबॉडी एंटीजन से जाके जुड़ेगी और उसकी क्लंपिंग हो जाएगी। एंटीजन एंटीबॉडी की क्या हो जाएगी, क्लंपिंग हो जाएगी, जिसको एग्लूटिनेशन कहते हैं। एग्लूटिनेशन ही कहलाता है ना वो प्रोसेस, उसको एग्लूटिनेशन कहते हैं। क्लंपिंग कर देता है, उसके बाद हीमोलाइसिस मतलब आरबीसी को क्या करेगा, ब्रेक कर देगा, क्योंकि वो तो एंटीजन को मारेगा और एंटीजन आरबीसी पर ही है। क्रोमोसोम नंबर 19 से ग्लूकोज ट्रांसफरेज ही ना बने, एनएडी या फिर वो तो बन रहा है लेकिन ग्लूकोज ही नहीं, वो बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहलाता है, सुना होगा शायद, वो मैंने बताया नहीं, वो जो बहुत रेयर ब्लड ग्रुप होता है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप है ना जो बहुत रेयर होता है, सुना है, वही है, उसके डोनर मिलते ही नहीं है।
मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी ही बहुत कम, मतलब पॉइंट पे कुछ परसेंटेज होती है, वो बॉम्बे ब्लड ग्रुप होता है। उसमें क्या होता है, जो यही कंडीशन जो इसने बोली अभी, हालांकि मैं उतना बताना नहीं चाह रहा था, पूछ लिया तो बता भी देता हूँ। उसमें क्या होता है कि फुकोस ट्रांसफरेज बनता ही नहीं, तो फुकोस ट्रांसफर ही नहीं होता तो एच एंटीजन बनेगा ही नहीं। जब एच एंटीजन भी नहीं बनेगा तो वो कहलाएगा बॉम्बे ब्लड ग्रुप। बॉम्बे ब्लड ग्रुप इसलिए कहते हैं उसका पर्सन सबसे पहले बॉम्बे में मिला था, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। लेकिन हाँ बात यह है कि ऐसे पर्सन जो हैं वो बहुत रेयर मिलते हैं, बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले। बॉम्बे ब्लड ग्रुप आपने शायद कई जगह आर्टिकल भी पढ़े होंगे, कई जगह सुन भी लिया होगा, ठीक है, कुछ मूवीज में भी कहीं ना कहीं देखा होगा अगर बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाली बात है तो। हाँ वो मूवी का नाम भी बता दिया। अभी कोई क्वेश्चन बोलूंगा कौन से चैप्टर से ये टॉपिक, वो भले ही सोचना पड़ेगा, लेकिन मूवी का जहां नाम आया पहले ही बोल पड़े, है ना। तो चलो कोई बात नहीं, अपना अपना टैलेंट होता है। हाँ तो उसमें जो है वो उसको बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहते हैं बेसिकली। उसमें फोकस ट्रांसफरेंस भी नहीं बनता, मतलब उसमें एच एंटीजन भी नहीं होता, वो बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। वो कुछ नहीं होगा उससे, ट्रांसफर किसे ना हो ही नहीं सकता। चलो तो ये हो गया। अब अपन बात करते हैं RH एंटीजन या RH फैक्टर। RH का नाम कहां से आया, मंकी से आया। इसको डिस्कवर किया था कार्ल लैंडस्टीनर एंड वीनर, दोनों का ही रोल था, हालांकि डिस्कवरी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने डिस्कवर किया था, एक्चुअली एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उस एक्सपेरिमेंट के दौरान RH की खोज हुई थी। इन्होंने क्या किया था कि मंकी की जो ब्लड है, मंकी के ब्लड को रैबिट में ट्रांसफ्यूज किया था। कोई एक्सपेरिमेंट था, उस एक्सपेरिमेंट की अपन बात नहीं करते, कोई एक एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या हुआ कि इन्होंने मंकी के ब्लड को कहां ट्रांसफ्यूज कर दिया, रैबिट में। चलो मंकी तो क्या बना, ये है मंकी, ठीक है, मान लो, ठीक है, इसको मान लो ये है रैबिट, मान लिया। तो बस रैबिट हो गया, अरे बस बस बस। हाँ तो इन्होंने क्या किया था, बेसिकली मंकी का ब्लड ट्रांसफ्यूज किया था कहां पर, रैबिट में, ठीक है, मंकी के ब्लड को ट्रांसफ्यूज किया रैबिट में। तो इन्होंने देखा कि रैबिट में कुछ आरबीसी जो है उनकी क्लम्पिंग होने लगी, मतलब कुछ एंटीबॉडी रिएक्शन स्टार्ट हो गई, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ और रैबिट में कुछ एंटीबॉडीज बनी। मतलब पहले तो ब्लड ट्रांसफ्यूज किया, ब्लड ट्रांसफ्यूज करने के बाद रैबिट के एंटी सीरा को, रैबिट का जो सीरम होता है उसको किस में डाला, मंकी में। रैबिट के सीरम को किस में डाल दिया इन्होंने, मंकी में। तो इन्होंने देखा कि मंकी की 100% आरबीसीज जो हैं उनकी क्लम्पिंग हो गई थी। मतलब पहले मंकी के ब्लड ग्रुप को किस में डाल दिया इन्होंने, रैबिट में, ठीक है। अब रैबिट के सीरम को जब निकाला और वापस किस में डाला, मंकी में, तो इन्होंने क्या देखा कि यहां पर, जबकि दोनों के ब्लड ग्रुप सेम मैच करके डाले थे इन्होंने, ब्लड ग्रुप दोनों का मैच किया था, ठीक है, कि दोनों के ए थे तो दोनों के ब्लड ग्रुप क्या थे, ए ही थे। लेकिन इन्होंने क्या देखा कि जब मंकी के ब्लड को रैबिट में डाला, तो रैबिट में डाला और रैबिट के फिर सीरम को निकाला और फिर मंकी में डाला, तो मंकी की 100% आरबीसी क्लम्पिंग होने लगी थी। इसका मतलब रैबिट के सीरम में कोई ऐसी चीज थी जो कि मंकी की आरबीसी पर अटैक कर रही थी। रैबिट के सीरम, भाई सीरम तो ब्लड का ही पार्ट होता है ना, सीरम किसको बोलते हैं, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। प्लाज्मा में से अगर हम क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दें तो बचा हुआ पार्ट सीरम होता है, और एंटीबॉडी किस में होती है, सीरम में होती है, प्लाज्मा में होती है। प्लाज्मा में भी स्पेसिफाई करो तो कहां पे होती है, सीरम में होती है। तो इन्होंने जब सीरम को मंकी में वापस डाला तो इन्होंने देखा कि मंकी की 100% आरबीसी को वो क्लम्पिंग स्टार्ट कर दिया उसने, मतलब 100% आरबीसी डिस्ट्रॉय करने लगा वो सीरम। मतलब क्या था, मंकी के ब्लड में कोई एक ऐसी चीज गई जिसने उसकी, मंकी की आरबीसी के लिए क्या बना दिया, एंटीबॉडीज बनवा दी।
मंकी की आरबीसी में कोई एक ऐसी चीज रेबिट में एंटर की होगी, क्योंकि ब्लड ग्रुप तो मैच था, तो ए ब्लड ग्रुप वाली तो कोई बात ही नहीं थी कि ए के लिए बनी होगी। ए के अलावा भी कुछ एक ऐसी चीज गई है जिसके लिए मंकी के इम्यून सिस्टम ने क्या बना दी, उसके लिए एंटीबॉडी बना दी है, और वो एंटीबॉडी मंकी की 100% आरबीसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए केपेबल है। मतलब मंकी में कोई एक ऐसा एक फैक्टर था, एक ऐसा कोई एक और एंटीजन था जो कि रेबिट में एंटीबॉडीज बनवा रहा था, जो उस रेबिट के पास नहीं था। मतलब ए एंटीजन के अलावा भी कोई एक ऐसा एंटीजन था जो कि उस रेबिट के पास नहीं था, तभी तो उसके सीरम में जो एंटीबॉडी थी उसने मंकी की सारी आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर दिया, हीमोलाइसिस कर दी। तो इसको नाम क्या दिया गया, इसको नाम दिया गया रीजस फैक्टर। रीजस फैक्टर इन सीरम ऑफ रैबिट, रैबिट के सीरम में, सॉरी इन ब्लड ऑफ, नॉट सीरम, इन ब्लड ऑफ मंकी। इन्होंने कहा कि ये रीजस मंकी था, इसलिए उसको नाम क्या दे दिया गया, रीजस। इन्होंने देखा कोई एक ऐसा फैक्टर है जो फैक्टर ए के अलावा भी है, मतलब ए ब्लड ग्रुप तो मैच कर रहे हैं, फिर भी वो रेबिट का ब्लड जो है वो एंटीबॉडीज बना रहा है, मतलब ए के साथ भी कोई दूसरा एंटीजन जा रहा होगा, और जो दूसरा एंटीजन जा रहा होगा उसको रीजस मंकी के था वो, इसलिए उसको नाम क्या दे दिया, रीजस फैक्टर। फिर क्या किया कि इस रेबिट के सीरम को व्हाइट पॉपुलेशन पे ट्राई किया गया। तो जब ह्यूमन पे ट्राई किया गया इसको, अब रेबिट तो ह्यूमन जैसा बना दिया, तो ह्यूमन को ह्यूमन ही लिख दो, है ना। तो यहां पर जब इसके सिरप को लो, दो ह्यूमन बनाते, तो इन्होंने क्या देखा कि जब यहां पर इसके सीरम को ह्यूमन में डाला गया तो ह्यूमन में भी सेम रिएक्शन स्टार्ट हो गई। क्या ह्यूमन की आरबीसी, ह्यूमन जो सेम ब्लड ग्रुप के थे उसमें डाला गया, ए ब्लड ग्रुप वाले ह्यूमन में डाला गया, तो देखा कि ह्यूमन में भी सेम रिएक्शन स्टार्ट हो गई, उनकी 100% आरबीसी क्लम्प करने लगा। मतलब ह्यूमन में भी वो फैक्टर है जो कि मंकी में है। अगर मंकी की आरबीसी क्लम्प कर रहा था तो ये ह्यूमन की आरबीसी भी क्लम्प कर रहा है। तो इसको यहां पर 80% ऑफ पॉपुलेशन जो थी, इन्होंने कहा ये तो इस पर तो रिएक्ट कर रहा था, लेकिन जो 15% पॉपुलेशन थी उस पर रिएक्ट नहीं कर रहा था। 85% पर तो रिएक्ट कर रहा था व्हाइट पॉपुलेशन पे, लेकिन 15% पे नहीं कर रहा था। तो इन्होंने अब इसको मंकी फैक्टर तो बोल नहीं सकते थे यहां पर, तो इसको नाम क्या दे दिया इन्होंने, RH फैक्टर। RH पॉजिटिव, जिसमें है वो RH पॉजिटिव, जिसमें नहीं है वो RH नेगेटिव। भाई रीजस फैक्टर तो मंकी में ही बोल सकते थे, ठीक है। अब ये थोड़ी बोलेंगे यहाँ पे ह्यूमन मंकी पॉजिटिव है, ह्यूमन मंकी नेगेटिव है, ठीक है। तो वो अच्छा भी नहीं लगता, बोले सारे 85% पॉपुलेशन मंकी पॉजिटिव। तो यहां पर बात यही थी कि 85% पॉपुलेशन की तो आरबीसी को क्लम कर दिया, तो इन्होंने कहा कि जो मंकी में फैक्टर था वही ह्यूमन में भी है सेम, ठीक है। तो उसको क्या नाम दे दिया गया, RH पॉजिटिव। और 15% पॉपुलेशन व्हाइट पॉपुलेशन ऐसी थी जिस पर इसने रिएक्ट नहीं किया, तो उसको क्या बोल दिया गया, उन्होंने कहा कि इसमें ये वाला फैक्टर नहीं है। जो 85 पर जो सारे मंकी में होता है, मंकी में तो सभी में होता है, लेकिन ह्यूमन में इन्होंने कहा कि 85% में तो है, लेकिन 15% में नहीं है, क्योंकि जब इसके सीरम को डाला गया जिसमें एंटीबॉडी थी किसके लिए, RH के लिए। भाई एंटीबॉडी RH के लिए थी ना, उसने 85% की आरबीसी को तो क्लम कर दिया, लेकिन 15% की आरबीसी को क्लम नहीं कर पाया। तो उन्होंने कहा कि 15% में नहीं होता, 85% में तो होता है। तो इस तरह से RH फैक्टर की डिस्कवरी हुई थी बेसिकली, जो डिस्कवरी हुई, क्योंकि इसके लिए बड़े सारे व्यूज दिए जाते हैं, जो अगर लेकिन डिटेल में जाओ तो उसकी डिस्कवरी ये है कि इस तरह से एक एक्सपेरिमेंट के दौरान एक्सीडेंटली ये डिस्कवर हुआ था जब ब्लड को ट्रांसफ्यूज किया गया था। इतना समझ आया? अच्छा आया, ठीक है। नहीं तो मंकी, रैबिट और ह्यूमन में उलझ रहे हो, पता नहीं कहां से कहां गया और क्या हुआ, ठीक है। तो मतलब सिंपल सी बात ये थी कि एक्सपेरिमेंट में मंकी का ब्लड रैबिट में डाला जिसका ब्लड ग्रुप मैच करता था,
फिर भी रैबिट ने क्या बना ली, उसके लिए एंटीबॉडीज बना ली। अब रैबिट ने एंटीबॉडीज बना ली, ये पता कैसे चला, जब रैबिट के सीरम को मंकी में डाला गया तो पता चला कि उसका सीरम तो 100% मंकी की आरबीसी को कलम कर रहा है। मतलब 100% मंकी के लिए क्या बनाई होगी उसने, एंटीबॉडी। मतलब मंकी की आरबीसी के साथ ए एंटीजन के अलावा भी कोई ऐसा फैक्टर गया है जो कि रैबिट में नहीं है लेकिन मंकी में है, तो उसको नाम क्या दे दिया गया, रीजस फैक्टर। अब जब इसी के सीरम को ह्यूमन में डाल के देखा गया कि क्या ये फैक्टर ह्यूमन में भी है कि नहीं, तो पता चला कि ह्यूमन की आरबीसी से भी ये सीरम तो कलम कर रहा है। मतलब जो सीरम में एंटीबॉडीज है वो ह्यूमन की आरबीसी को भी डिस्ट्रॉय कर रही है। मतलब सेम बात है, जो मंकी की को डिस्ट्रॉय कर रही थी वही ह्यूमन की आरबीसी को भी डिस्ट्रॉय कर रही है। मतलब सेम फैक्टर किसके पास है, सेम फैक्टर ह्यूमन के पास भी है। उसको क्या नाम दे दिया गया, आरएच फैक्टर। और 15% पॉपुलेशन पे रिएक्ट नहीं कर रही थी तो उसको क्या बोल दिया, आरएच नेगेटिव। तो बेसिकली जो आरएच फैक्टर है ये इसके लिए जो इट इज डिटरमाइंड बाय द डोमिनेंट जीन। आरएच फैक्टर इज डिटरमाइंड बाय डोमिनेंट जीन कैपिटल आर। कैपिटल आर मतलब सीधी सी बात है, कैपिटल आर होगा तब भी क्या होगा, वो आरएच पॉजिटिव होगा। किसी में कैपिटल आर है तब भी क्या है, वो आरएच पॉजिटिव है। किसमें कैपिटल आर स्मॉल आर है तब भी वो क्या है, आरएच पॉजिटिव है। हाँ, केवल स्मॉल आर है तब वो आरएच नेगेटिव है। मतलब आरएच पॉजिटिव होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, इसलिए 85% पॉपुलेशन, या वर्ल्ड वाइड वैसे बात करें तो 80% पॉपुलेशन, व्हाइट पॉपुलेशन के सेंस में बात करें तो 85% ऑफ व्हाइट पॉपुलेशन आर आरएच पॉजिटिव। बट अगर वैसे वर्ल्ड वाइड ओवरऑल देखें तो 80% पॉपुलेशन आर, अराउंड 80 to 90% के आसपास का रेशियो आता है जो आरएच पॉजिटिव है। मतलब मैक्सिमम लोग क्या है, आरएच पॉजिटिव है, और आरएच नेगेटिव वाली पॉपुलेशन बहुत ही कम है, क्योंकि ये डोमिनेंट जीन डिसाइड करता है। सारे मैमल्स में ए बी ओ ब्लड ग्रुप ये नहीं कह सकते, क्योंकि चिंपैंजी वगैरह में ए होता है और बी होता है, ठीक है। तो सारे मैमल्स में नहीं होता, हाँ, लेकिन ए बी ओ के अंदर ही होगा। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हमारी है कि ए भी होगा, बी भी होगा, ए बी भी होगा और ओ भी होगा। जबकि ए एंड बी ब्लड ग्रुप आल्सो चिंपैंजी वगैरह में भी होते हैं, लेकिन वहां पे ए बी ही होता है, वहां ए बी और ओ नहीं मिलते हैं। हाँ, तो हमने कहा कि जो है मैक्सिमम पॉपुलेशन क्या मिलती है यहाँ पर, आरएच पॉजिटिव मिलेगी। अब अपन देखते हैं कि आरएच होता क्या है। ये तो बात समझ में आ गई कि देखो एंटीजन है ये, आरएच भी क्या है, एक तरह का एंटीजन है जो कहां पर प्रेजेंट होता है, ऑन दी सरफेस ऑफ आरबीसी। अगेन वही सेम बात है, जैसे ए और बी एंटीजन होते हैं, आरएच इज एन एंटीजन प्रेजेंट ऑन दी सरफेस ऑफ, प्रेजेंट ऑन दी सरफेस ऑफ आरबीसी। जैसे ए और बी एंटीजन अपन ने पढ़े थे ना, वैसे ही आरएच एंटीजन भी है जो कहां पर है, आरबीसी की सरफेस पर है। लेकिन अपन इसको अलग से पढ़ते हैं। अलग से पढ़ने का रीजन ये है कि पहली बात तो आरएच को पहले पता ही नहीं चला था कि आरएच है भी कि नहीं है, वो तो बाद में पता चला करीब 40 इयर्स के बाद, जब ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी हो गई थी उसके 39-40 इयर्स के बाद ये डिस्कवर हुआ था, ठीक है। और इसके दो ही केस होते हैं, या तो होगा या तो नहीं होगा। तो इस कारण से इसको ब्लड ग्रुप के लिए ज्यादा उसको वैल्यू उस समय नहीं दी गई थी। लेकिन हाँ, आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव की अगर अपन बात करें तो हमने कहा कि आरबीसी होगी, आरबीसी इस तरह से बाइकॉन्केव, ठीक है, ये आरबीसी है। इस आरबीसी पर एमाइनो एसिड की चेन होती है, इस तरह से चेन ऑफ एमाइनो एसिड जो इस तरह से लूप बनाती है। इसको ये एक्चुअली टोटल कितने लूप बन रहे हैं इसके, आप देख सकते हो कितने लूप है टोटल, 6 लूप है। मतलब ये मेम्ब्रेन को कितनी बार क्रॉस कर रही है, प्रोटीन है ये, ठीक है ना, एमाइनो एसिड की चेन है, मतलब क्या हो गया, प्रोटीन हो गए, ठीक है ना, प्रोटीन हो गए। और ये मेम्ब्रेन को कितनी बार क्रॉस कर रही है,
12 टाइम क्रॉस कर रही है, 12 टाइम कर रही है ना, 6 लूप है ना, तो 12 पास मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं इनको कहा जाता है 12 पास मेम्ब्रेन प्रोटीन। 12 पास क्यों समझ में आया? ये जो चेन होती है वो 12 टाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस करती है, इसलिए इसको कहते हैं 12 पास मेम्ब्रेन प्रोटीन। और है प्रोटीन तो और मेम्ब्रेन से जुड़े हुए हैं, ठीक है, 12 टाइम पास हो रहे हैं, मेम्ब्रेन से अटैच हैं और क्या है, प्रोटीन है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, 12 पास मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये जो 12 पास मेम्ब्रेन प्रोटीन है इनके ऊपर कुछ एंटीजेंस होते हैं प्रोटीन नेचर के अगेंस्ट सेम, ठीक है, जिसमें से स्ट्रॉन्ग इम्यूनोजेनिक जो होता है वो होता है डी एंटीजन। इसके ऊपर एंटीजेंस होते हैं। बेसिकली RH फैक्टर जो है ना, इट इज ग्रुप ऑफ 50 टाइप्स ऑफ एंटीजन। 50 एंटीजन का ग्रुप है ये जो RH है। तो यहां पर ये जो है 50 में से सबसे ज्यादा स्ट्रांगली जो अपन इम्यूनोजेनिक होता है वो कौन सा एंटीजन है, डी एंटीजन, जो कि ये भी प्रोटीन चेन से जुड़ा हुआ एमाइनो एसिड का छोटा सा सीक्वेंस होता है, ठीक है, प्रोटीन चेन से जुड़ा हुआ एमाइनो एसिड का ही सीक्वेंस होता है, तो इसको अपन कहते हैं डी एंटीजन। हालांकि मोर देन 50 टाइप्स ऑफ एंटीजन आते हैं RH फैक्टर में, लेकिन उन 50 में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्यूनोजेनिक रिएक्शन दिखाने वाला जो है, मतलब जो किसी की बॉडी में गलत ट्रांसफ्यूज हो जाए तो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दे, वो केवल डी एंटीजन होता है। इसलिए अपन किसकी बात करते हैं, डी की। भाई अपन तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के रिलेशन में बात करते हैं यहां पर, तो अपन उसी फैक्टर को लेते हैं जो सबसे ज्यादा मतलब रिएक्शन दिखाएगा अगर गलत ट्रांसफ्यूज हो जाए तो, ठीक है, तो डी एंटीजन की अपन बात करते हैं यहां पर। तो यहां पर अपन कहते हैं कि RH जो होता है, RH फैक्टर इज मेड अप ऑफ 50 टाइप्स ऑफ एंटीजन, आउट ऑफ विच D is strong इम्यूनोजेनिक। डी फैक्टर जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग इम्यूनोजेनिक है। तो अपन बात यहां पर किसकी करेंगे, अभी अपन पढ़ते भी किसके बारे में है, डी के बारे में पढ़ते हैं कि किसमें डी है। जनरली अपन बोल देते हैं जिसमें डी है वो RH पॉजिटिव है और जिसमें डी नहीं है वो RH नेगेटिव है। सीधी सी बात, अपन बाकी की बात ही नहीं करते हैं। तो RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव बोलने के लिए अपन इसी तरह से बोलते हैं कि इफ डी एंटीजन इज प्रेजेंट, तो क्या बोलेंगे इसको, RH पॉजिटिव। और इफ D इज एब्सेंट, अगर D एब्सेंट हो तो क्या बोलेंगे, RH नेगेटिव, ठीक है। तो अपन डी की बात करते हैं। मतलब यहां पर मेन बात ये है अभी तक जो अपन ने करी, पहली बात तो ये है कि जो RH फैक्टर होता है ये एंटीजन का ग्रुप होता है जिसमें जो मेन एंटीजन होता है जो कि इम्यूनोजेनिक रिएक्शन दिखाएगा, मतलब अगर गलत ट्रांसफ्यूज हो गया तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, वो कौन सा एंटीजन है, डी एंटीजन। अब डी एंटीजन होता कहां पे है, आरबीसी पर होता है। इसका नेचर क्या होता है, प्रोटीन। आरबीसी पर प्रोटीन की एक चेन होती है, पेप्टाइड चेन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, 12 पास मेम्ब्रेन प्रोटीन। इसके ऊपर ये एंटीजन जुड़ा होता है और ये एंटीजन भी क्या है, सीक्वेंस ऑफ एमाइनो एसिड है, मतलब प्रोटीन है। तो यहां पर देखो जो अपन ने ए और बी एंटीजन पढ़े थे वो कार्बोहाइड्रेट थे। ए और बी एंटीजन क्या थे, कार्बोहाइड्रेट थे, लेकिन RH क्या है, प्रोटीन है। तो दोनों की एंटीजेनिक प्रॉपर्टी में डिफरेंस है, वो कार्बोहाइड्रेट थे और ये प्रोटीन्स है, ठीक है। ए और बी एंटीजन कार्बोहाइड्रेट और ये प्रोटीन्स। अब देखो यहां पर कि इसमें होगा क्या कि हमने कहा कि डी पॉजिटिव और डी नेगेटिव वाली बात है। यहां पर एक्चुअली जो डी होता है ना, डी एंटीजन हैज
4 एपिटॉप। अब एपिटॉप क्या है? एपिटॉप क्या होते हैं? एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीजन। अपन एंटीबॉडी तो पढ़ते हैं ना, एंटीबॉडी इस तरह से पढ़ते हैं, वाई शेप का स्ट्रक्चर है, ये एंटीबॉडी पढ़ते हैं, और एंटीबॉडी की ये वाली साइट एंटीजन से बाइंड होती है, इसको तो पैराटॉप कहते हैं। एंटीबॉडी की जो एंटीजन से बाइंड होने वाली साइट है उसको क्या बोलते हैं? पैराटॉप। और एंटीजन की जो एंटीबॉडी से जुड़ने वाली साइट है उसको क्या बोलते हैं? एपिटॉप। आ रहा है कुछ याद? कभी पढ़ा हो तो आ रहा है? सुना सुना है कि नहीं, कि सुना सुना है? हाँ, आधे लोगों का सुना ही सुना है, सुना सुना तो नहीं लग रहा तुम्हारा। अरे एंटीजन की एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट एपिटॉप कहलाती है, ठीक है। मतलब यहां पर एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीजन, मतलब एंटीजन की वो जगह जब एंटीबॉडी बनेगी तो उससे जुड़ेगी। किससे जुड़ेगी? एंटीबॉडी एंटीजन से जुड़ेगी। तो इस डी एंटीजन की कितनी जगह से जुड़ सकती है? 4 जगह से। कहने का मतलब यह है कि डी एंटीजन के पास 4 ऐसी साइट्स हैं जिससे कि एंटीबॉडी आकर जुड़ सकती है। तो उस साइट को क्या बोलते हैं? एपिटॉप। एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीजन। भाई एंटीजन की तो जो एंटीबॉडी की एंटीजन बाइंडिंग साइट तो पैराटॉप कहलाती है, उसकी तो अपन बात ही नहीं कर रहे। वो एंटी पैराटॉप किस में होता है? मतलब एंटीबॉडी में होता है। और एपिटॉप किस में होता है? एंटीजन में होता है। सीधी सी बात, ये एक दूसरे से जुड़ते हैं, पैराटॉप एपिटॉप से जुड़ता है। मतलब पैराटॉप किस में? एंटीबॉडी में। और एपिटॉप किस में? एंटीजन में, ठीक है। एपिटॉप किस में होगा? एंटीजन में। तो यहां पर हम कह रहे हैं कि इसमें जो है 4 एक्चुअली साइट्स होती हैं। अब इसमें क्या होता है, जैसे आरबीसी है, यहां पर तो अपन ने एक डी एंटीजन बनाया, ऐसे डी एंटीजन एक तो नहीं होगा, ऐसे कई सारे डी एंटीजन यहां पर प्रेजेंट होते हैं। अब होता क्या है यहां पर कि अगर डी एंटीजन जो है प्रोटीन चेन्स अगर देखें अपन इसकी, चलो अच्छा इसकी पहले इम्यूनोग्लोबिन रिएक्शन की बात करते हैं, फिर देखते हैं इसमें जो पेप्टाइड चेन्स बनेगी अगर रॉन्ग ट्रांसफ्यूज हो गया। रॉन्ग ट्रांसफ्यूज मतलब RH नेगेटिव वाले को RH पॉजिटिव चला गया। अगेन सेम कंडीशन, कोई भी नया एंटीजन किसी में नहीं जाना चाहिए अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज किया है, चाहे वो एंटीजन AB हो चाहे वो एंटीजन RH हो। मान लो अगर मेरे पास RH नहीं है, RH नेगेटिव है, किसी RH पॉजिटिव का ब्लड आ गया तो मेरे पास तो RH आ गया, और RH तो मेरे ब्लड में था नहीं, तो RH क्या हो गया? नया हो गया। RH क्या हो गया? नया हो गया। और RH नया हो गया तो इम्यून सिस्टम क्या करेगा? उस पर अटैक करेगा, और अटैक करेगा तो RH को मारेगा, और RH को मारेगा तो RH कहां पर है? RH कहां पर है? RBC पर है, ठीक है। RH RBC पर, मतलब अल्टीमेटली RBC को डिस्ट्रॉय करेगा। यही बात है ना, क्योंकि RH जैसे A और B एंटीजन नहीं जाने चाहिए किसी में, अगर नहीं है तो, वैसे ही RH अगर किसी में नहीं है तो RH अगर किसी में नहीं है तो RH भी नहीं जाना चाहिए। इसी से रिलेटेड अपन यहां पर बात करते हैं डिसऑर्डर की, जिसको हम कहते हैं HDN, हीमोलाइटिक डिसऑर्डर ऑफ न्यूबॉर्न। हीमोलाइटिक डिसऑर्डर ऑफ न्यूबॉर्न, या अपन इसी डिसऑर्डर में बात करते हैं एक डिसऑर्डर की जिसको कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस क्यों बोलते हैं? आरबीसी डिस्ट्रॉय होती है, मतलब ब्लास्ट का मतलब तुमने ये तो नहीं लगा लिया कि आरबीसी ब्लास्ट होंगी। आरबीसी ब्लास्ट होंगी तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस इमेच्योर आरबीसी, बिल्कुल। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एरिथ्रोब्लास्ट बहुत ज्यादा हो जाती है। एरिथ्रोसाइट की जगह एरिथ्रोब्लास्ट ज्यादा हो जाती है। एरिथ्रोसाइट इज मैच्योर आरबीसी, एरिथ्रोब्लास्ट इज इमेच्योर आरबीसी। तो पूरे ब्लड में क्या फैल जाती हैं?
एरिथ्रोब्लास्ट फैल जाती हैं एरिथ्रोसाइट की जगह, जबकि फंक्शनल आरबीसी तो एरिथ्रोसाइट होती है नहीं। कई बार लोग इस तरीके से एक्सप्लेन भी कर देते हैं, बोले एरिथ्रो मतलब आरबीसी, ब्लास्ट मतलब उसका ब्लास्ट हो जाना, तो इसमें आरबीसी बस्ट हो जाएगी, इसलिए इसको एरिथ्रोब्लास्टोसिस कहते हैं। एरिथ्रोब्लास्टोसिस का मतलब है एरिथ्रोब्लास्ट का स्प्रेड हो जाना ब्लड में। और एरिथ्रोब्लास्ट स्प्रेड कब होती है ब्लड में? जब एरिथ्रोसाइट कम हो जाती है। अगर एरिथ्रोसाइट कम हो जाए, एरिथ्रोसाइट इज मैच्योर आरबीसी एंड एरिथ्रोब्लास्ट इज इमेच्योर आरबीसी, जिसके हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन ले जाने की कैपेसिटी नहीं है या कम है, ठीक है। तो एरिथ्रोब्लास्ट अगर ज्यादा हो जाती है फीटस में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। इसका मतलब है फीटस में एरिथ्रोब्लास्ट ज्यादा हो रही हैं। और एरिथ्रोब्लास्ट ज्यादा कब होंगी? जब एरिथ्रोसाइट कम होंगी। और एरिथ्रोसाइट कम कब होंगी? जब एरिथ्रोसाइट कहीं ना कहीं से डैमेज हो रही होंगी, डिस्ट्रॉय हो रही होंगी। तो यहां पर वही होता है, इसलिए अपन क्या बोलते हैं इसको? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। तो ये किस कंडीशन में होती है अपन उसको देखते हैं। तो यहां पर देखो, जो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस होती है, इसमें अगर मदर जो है फादर RH पॉजिटिव, मदर RH नेगेटिव, तो चाइल्ड क्या होगा? बच्चा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा? क्या इसमें भी कोई पॉजिटिव नेगेटिव इजिकल टू पॉजिटिव ऐसा आता है क्या? अरे फादर RH पॉजिटिव है अगर, तो RH पॉजिटिव ये भी तो हो सकता है कैपिटल R स्मॉल r। मदर RH नेगेटिव है तो स्मॉल r होगी। यहां से भी स्मॉल r आ गया, यहां से भी स्मॉल r आ गया, तो बच्चा तो RH नेगेटिव नहीं हो गया। हाँ, लेकिन कंडीशन कब की है? जब यहां से कैपिटल R आए, यहां से स्मॉल r आए, तो कैपिटल R स्मॉल r मतलब RH पॉजिटिव हो सकता है। तो बच्चा कुछ भी हो सकता है, कहने का मतलब ये है कि अगर इसमें कोई वो मैथमेटिक्स वाला रूल नहीं चलता, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, है ना। तो अगर फादर RH पॉजिटिव है और मदर RH नेगेटिव है, तो बच्चा कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और डिपेंड करता है फादर की तरफ से। भाई मदर तो नेगेटिव है तो 100% स्मॉल r लेके बैठी हुई है, लेकिन फादर पॉजिटिव है तो वो कैपिटल R स्मॉल r भी हो सकता है, कैपिटल R भी हो सकता है। अब फादर से क्या आया उस पर डिपेंड करता है। इधर से तो स्मॉल r ही आना है, फादर से स्मॉल r आया कि कैपिटल R आया उस पर डिपेंड करता है। अगर फादर से कैपिटल R आ गया तो RH पॉजिटिव हो गया, फादर से स्मॉल r आ गया तो RH नेगेटिव हो गया। RH नेगेटिव हो गया तब तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे हो तो कुछ भी सकता है। लेकिन ये डिसीज कब होती है? व्हेन चाइल्ड इज RH पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे चाइल्ड RH पॉजिटिव भी हो सकता है और RH नेगेटिव भी हो सकता है, चांसेस 50-50 है, ठीक है। बट यहाँ पर अपन बात करें, बट इफ चाइल्ड या फीटस की बात कर रहे हैं, ग्रोइंग फीटस की, फीटस इज RH पॉजिटिव, तो क्या होगा? RH इनकम्पेटिबिलिटी हो जाएगी, मदर RH नेगेटिव, चाइल्ड RH पॉजिटिव, सो इट विल कॉज इनकम्पेटिबिलिटी। इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब मिसमैचिंग, RH बिटवीन मदर एंड फीटस। तो यहां पर क्या हुआ कि RH की इनकम्पेटिबिलिटी हो गई, किस किस की मिसमैचिंग हो गई? किसकी? मदर की और फीटस की। तो वैसे तो अपन बात करें तो मदर और फीटस का ब्लड जनरली मिक्स होता नहीं है, क्योंकि बीच में प्लासेंटा होता है। तो इन जनरल तो हम बोल देते हैं कि मदर और फीटस का ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती। बट एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन क्या होता है कि पार्चुरेशन के टाइम पे प्लासेंटा डैमेज होता है। पार्चुरेशन के जस्ट बाद जो है प्लासेंटा डैमेज होके बाहर निकलेगा। उस समय जब प्लासेंटा डैमेज होता है ना, तो बहुत सारा फीटस का ब्लड मदर में मिक्स हो जाता है, क्योंकि प्लासेंटा जब डैमेज होता है तो यूटेराइन वॉल भी डैमेज होती है, और वो यूटेराइन वॉल के ब्लड से क्या मिल जाएगा? फीटस का ब्लड मिल जाता है। तो अब क्या होगा उस केस में? अगर ब्लड मिक्स हो गया तो मदर में RH आ गया। भाई RH नेगेटिव होता तब तो कोई बात ही नहीं थी, अपन तो RH पॉजिटिव की बात कर रहे हैं कि फीटस कैसा था? RH पॉजिटिव था। अब प्लासेंटा जब डैमेज हुआ तो RH पॉजिटिव जो है वो RH
नेगेटिव से मिल गया, तो मदर में तो नया एंटीजन आ गया, मदर में नया एंटीजन आ गया, उसकी उसमें तो RH नेगेटिव थी, मतलब RH तो था ही नहीं उसके बाद। अब मदर के लिए एंटीजन तो क्या हो गया, नया हो गया। और जब नया एंटीजन होगा तो जब नया एंटीजन होगा तो क्या बनाएगा, नया एंटीजन होगा तो एंटीबॉडी बनाएगा। ठीक है, नया एंटीजन होगा तो एंटीबॉडी किसको मारने के लिए बनाई उसने, RH को। लेकिन चाइल्ड बर्थ तो हो चुकी भाई, चाइल्ड बर्थ के टाइम पर बना, ये चाइल्ड बर्थ हुई, वहां पे प्लासेंटा डैमेज हुआ और मदर के बॉडी में रिएक्शन चालू हो गई। रिएक्शन चालू हो गई तो क्या हुआ कि उसने एंटीबॉडी बना दी। अब मदर ब्लड में तो एंटीबॉडी बनके तैयार हो गई। ठीक है, और ये एंटीबॉडी होती है IgG टाइप की, इम्यूनोग्लोबिन G टाइप की एंटीबॉडी होती है, ये बनके तैयार हो गई। लेकिन अब वो जो एंटीबॉडी बनी उसने जितनी आरबीसी आई थी उनको तो खत्म करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी बहुत आरबीसी आई थी उनको तो उस एंटीबॉडी ने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। लेकिन उसकी मेमोरी स्टोर हो गई। अब वो एंटीबॉडी अगर सेकेंड चाइल्ड भी RH पॉजिटिव हो, अगर सेकेंड चाइल्ड हुआ वो भी कैसा RH पॉजिटिव, तो RH के लिए एंटीबॉडी पहले से तैयार बैठी है जो IgG टाइप की है, इम्यूनोग्लोबिन G, और इम्यूनोग्लोबिन G प्लासेंटा को क्रॉस कर सकती है, तो वो तो फीटस में आएगी, चाहे चाइल्ड नेगेटिव हो पॉजिटिव हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो तो प्लासेंटा को क्रॉस करके सेकेंड बेबी में आएगी ही आएगी। अगर उसको RH नेगेटिव मतलब RH नहीं मिला तो कुछ नहीं करेगी, लेकिन RH मिल गया तो फीटस की सारी आरबीसी को डैमेज करने लगेगी, सारी आरबीसी को डैमेज करेगी ना, मतलब उसमें क्या हो जाएगा, हीमोलाइसिस हो जाएगी। हीमोलाइटिक डिसऑर्डर बोल रहे हैं, हीमोलाइसिस मतलब ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी, फीटस में आरबीसी टूटने लगेंगी। लेकिन कौन से चाइल्ड की, सेकेंड वाले की, क्योंकि फर्स्ट वाला तो बर्थ हुआ उसके बाद रिएक्शन चालू हुई थी मदर में, फर्स्ट वाला तो ठीक है, लेकिन सेकेंड पॉजिटिव अगर हुआ तो उसके लिए एंटीबॉडी तैयार बैठी हुई है जो प्लासेंटा के थ्रू आने वाली है। अगर वो नेगेटिव हुआ तब तो कोई बात नहीं, आएंगी तो एंटीबॉडी जरूर, लेकिन मारेंगी किसको, RH मिलेगा ही नहीं। लेकिन अगर पॉजिटिव हुआ तो हर आरबीसी पर RH, तो हर आरबीसी को डिस्ट्रॉय करेगी। ठीक है, मतलब ये हीमोलिटिक डिसऑर्डर ऑफ इनबॉर्न इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस किसमें होती है, किसमें होती है, सेकेंड पॉजिटिव चाइल्ड में, सेकेंड पॉजिटिव चाइल्ड में। बनवाई किसने थी, फर्स्ट पॉजिटिव चाइल्ड ने। अटैक किस पर किया, सेकेंड पॉजिटिव चाइल्ड में, मतलब किया किसी और ने था, भुगत कोई और रहा है। हाँ, तो मतलब किया किसी और ने था और भुगत कोई और रहा है, ये वाली बात हो गई यहाँ पर। ठीक है, तो मतलब फर्स्ट RH ने। अब होता क्या है, जब आरबीसी कम होती है, जो अपन इसकी बात कर रहे थे ना इरिथ्रोब्लास्टोसिस, अब जैसे ही फीटस में आरबीसी कम होने लगेगी तो हमारी स्प्लीन उसको रिकवर करने की कोशिश करेगी और स्प्लीन इरिथ्रोब्लास्ट रिलीज कर देगी। स्प्लीन उसको कंपनसेट करने के लिए, भाई इरिथ्रोसाइट तो इतनी थी ही नहीं, उसने क्या रिलीज करना चालू कर दिया, इरिथ्रोब्लास्ट, जो इमेच्योर आरबीसी थी ना वही रिलीज करना चालू कर दिया उसने ब्लड में, तो ब्लड में इरिथ्रोब्लास्ट ज्यादा हो गई, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। लेकिन वो इरिथ्रोब्लास्ट ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। और दूसरी बात, जो आरबीसी टूट रही है ना वो भी दिक्कत करेगी, क्योंकि आरबीसी जब ब्रेक होती है तो हीमोग्लोबिन टूटता है, हीमोग्लोबिन टूटता है तो बिलीरुबिन बनता है, हीमोग्लोबिन टूटता है तो क्या बनता है, बिलीरुबिन बनता है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने पढ़ा होगा, उसके हीम पार्ट से बिलीरुबिन बन जाता है, बनता है कि नहीं बनता, बनता होगा, चलो ठीक है, तूने मान लिया, धन्यवाद जो मानने के लिए, ये मान तो लिया। हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम में अपन पढ़ते हैं कि उसका हीम पार्ट जो होता है आयरन का, उससे बिलीरुबिन बिलीवर्डिन बन जाता है, मेनली हमें बिलीरुबिन बनता है, बिलीरुबिन येलो कलर का होता है, बिलीरुबिन ज्यादा हो जाए तो जॉन्डिस हो जाता है, बिलीरुबिन ज्यादा हो जाए तो जॉन्डिस। तो बच्चे को एक तो आरबीसी कम हुई तो एनीमिया हुआ, आरबीसी कम हुई तो एनीमिया हुआ, और बिलीरुबिन ज्यादा बना तो जॉन्डिस भी हुआ। ठीक है, और उसके बाद ये एनीमिया होगा, जॉन्डिस होगा, और अगर सीवियर कंडीशन हो गई तो डेथ भी हो सकती है अगर उसको टाइमली ट्रीट ना किया जाए तो, पता ना चले तो। ठीक है, तो मतलब इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस में सीधी सी बात हम ये कह रहे हैं कि अगर ये इसका केस तभी बनेगा अगर मान लो फादर भी नेगेटिव हो तो बच्चा नेगेटिव होगा 100%।
भाई फादर नेगेटिव मदर नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव तो होगा नहीं, नेगेटिव 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 ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर फादर पॉजिटिव और मदर नेगेटिव, केवल इसी केस में हो सकता है, और उस केस में भी कब, जब बच्चा क्या हो, पॉजिटिव हो। तो मदर और फीटस के ब्लड की क्या हो गई, इनकम्पेटिबिलिटी हो गई, मतलब मिसमैचिंग हो गई। तो जब प्लासेंटा डैमेज होगा, रप्चर होगा, प्लासेंटा रप्चर कब होगा, एट द टाइम ऑफ बर्थ। प्लासेंटा रप्चर हुआ तो ब्लड और फीटस के बीच की मिक्सिंग हो गई, ब्लड और फीटस के बीच की मिक्सिंग हुई। जब ब्लड मिक्सिंग हुई वहां पर, तो ब्लड मिक्सिंग हुई तो मां में तो आर, मदर में क्या गया, RH पॉजिटिव, जो नहीं था वो आ गया, जो नहीं था मां के पास तो RH था नहीं तो पॉजिटिव, तो उसके लिए क्या बन गई, एंटीबॉडीज बन गई। और वो एंटीबॉडीज कौन सी बनी, IgG टाइप की बनी, इम्यूनोग्लोबिन G टाइप की, और बन के उसने उसको तो डिस्ट्रॉय कर दिया, जितनी RBC आई थी ना वो तो डिस्ट्रॉय कर दिया। तो उस RBC से मदर को मतलब भी नहीं था कोई, वो डिस्ट्रॉय किया। लेकिन अब दूसरा चाइल्ड भी अगर RH पॉजिटिव है तो वो बनी हुई एंटीबॉडीज प्लासेंटा को क्रॉस करके फीटस में जाएंगी, और फीटस में जाएंगी तो फीटस की हर RBC पर उसको क्या मिलेगा, RH मिलेगा, तो वो फीटस की हर RBC को मारेंगी, ठीक है। तो इसी को, जिसके कारण क्या होगा कि RBC कम होगी, तो स्प्लीन उसको कंपनसेट करने के लिए इमेच्योर RBC रिलीज कर देगा, क्योंकि मैच्योर तो थी ही नहीं, जितनी थी वो रिलीज कर दी, और बाकी की बची इमेच्योर भी रिलीज करने लगा कंपनसेट करने के लिए। तो ब्लड में इरिथ्रोब्लास्ट ज्यादा हो गई, इसलिए हम उसको क्या बोल देते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस, ठीक है ना। तो इरिथ्रोब्लास्ट का मतलब इरिथ्रो का ब्लास्ट होना नहीं है, इरिथ्रोब्लास्ट का नंबर में इंक्रीज होना है, एंड इरिथ्रोब्लास्ट इज प्रीमेच्योर RBC, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात यहाँ पर ये बनती, चलो ये वाली बात तो समझ में आ गई होगी, उम्मीद है आया कि नहीं समझ। तो यहाँ पर हमने कहा कि एक मेन कंडीशन, बस इस पे जो क्वेश्चन आता है ना, एक तो मेन बात यही समझने वाली थी कि फादर पॉजिटिव हो और मदर नेगेटिव हो, तभी ये कंडीशन बन सकती है। और उसमें भी कंडीशन क्या है कि चाइल्ड क्या हो, पॉजिटिव हो, और दो चाइल्ड क्या हो, पॉजिटिव पॉजिटिव हो, तो दूसरे चाइल्ड पर अटैक करेगी, ठीक है ना। सो यहाँ पर अपन बोलते हैं मिक्सिंग ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड with maternal blood at the time of parturition, which will lead formation of एंटीबॉडी, फॉर्मेशन ऑफ, पूरा लिख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एंटी RH एंटीबॉडी, जो कौन सी है, IgG टाइप की, क्योंकि दूसरी बनती तो वो प्लासेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती थी, केवल IgG बनी, ये दिक्कत हो गई। जो एंटीबॉडी बनी वो कौन सी बन गई, IgG, और हमें पता है IgG ही प्लासेंटा को क्रॉस कर सकती है। अगर दूसरे टाइप की एंटीबॉडी बन जाती, IgM बन जाती, तो कोई दिक्कत दूसरे बच्चे को भी नहीं थी, क्योंकि वो प्लासेंटा को क्रॉस करके तो आ ही नहीं पाती, ठीक है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या हुई कि IgG बन गई, नीड फॉर्मेशन ऑफ एंटी RH एंटीबॉडी इन मदर, which will cross placenta and attack on second RH positive child's RBC, cause anemia and jaundice, ठीक है। ये बात क्लियर हुई इतनी। अच्छा, इसमें दूसरा क्वेश्चन, एक और बात हो सकती है कि हमने कहा कि ठीक है RH ब्लड मिक्स हुआ मदर का फीटस का, मान लो मदर का ब्लड ग्रुप A है, चाइल्ड का B भी तो हो सकता है, हो सकता है ना। RH वाली बात छोड़ो, RH का तो चलो समझ आ गया, ठीक है ना। मदर का A है, चाइल्ड का B है, हो सकता है ना, कई केसेस में हो सकता है। अब ब्लड मिक्स तो हो रहा है, तो मदर में B भी तो गया हो, तब क्या हुआ,
बी के लिए एंटीबॉडी बनी होगी मदर के ब्लड में, 100% बनी होगी, और बी को डिस्ट्रॉय किया होगा। लेकिन अगला चाइल्ड भी अगर बी है तो क्या बी की एंटीबॉडी क्रॉस करके यहां नहीं आएगी? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? IgG नहीं बनी, वो IgM बनी। बिकॉज IgG इन केस ऑफ प्रोटीन एंटीजन जब होगा तभी बनेगी। IgG कब बनेगी? इन केस ऑफ पेप्टाइड या प्रोटीन एंटीजन, और ये एंटीजन प्रोटीन है, ध्यान रखो। तो प्रोटीन के लिए क्या बन गई? IgG। लेकिन A और B एंटीजन प्रोटीन नहीं है, वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या बनेगी? IgM बनेगी। और IgM मदर में तो बनी होगी और उसने B वाली RBC को डिस्ट्रॉय भी किया होगा, लेकिन वो अगले फीटस में ट्रांसफर होके नहीं आएगी, क्योंकि वो कौन सी है? इम्यूनोग्लोबिन M है, IgM है, क्योंकि वो प्रोटीन एंटीजन नहीं थे। अगर A और B भी प्रोटीन होते तो उनके लिए भी क्या बनती? IgG बनती, लेकिन वो प्रोटीन एंटीजन नहीं थे, इसलिए उनके लिए क्या बनी? IgM। और IgM कैन नॉट क्रॉस दी प्लासेंटा। बनी तो वहां पर भी, लेकिन वो प्लासेंटा को क्रॉस करके आने नहीं वाली, इसलिए उनसे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत किससे है? जो प्लासेंटा को क्रॉस करके अगली बार आ जाए, और प्लासेंटा को क्रॉस करके IgG ही आ सकती है, और इसके अलावा कोई और एंटीबॉडी नहीं आ सकती। और IgG कब बनती है? जब एंटीजन क्या होता है? प्रोटीन नेचर का होता है, और यहाँ पे एंटीजन प्रोटीन नेचर का है, इसलिए बनी है। तो आए समझ में कि उस समय क्यों वो एंटीजन के लिए क्यों नहीं बनी? बनी तो है पर क्रॉस करके आ नहीं रही, तो कोई मतलब ही नहीं, फिर तो उससे कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहां पर ये पूरी कहानी समझ में आई? आ गई ना समझ में? ठीक है, कि यहां पर पहली बात तो रेबिट में जब ब्लड डाला तो रेबिट में कुछ बन गया ऐसा एंटीबॉडी, फिर इसमें डाला तो इसका क्लम्पिंग हो गई, फिर ऐसी ही क्लम्पिंग ह्यूमन में देखी गई, तो पता चला कोई एक ऐसा एंटीजन है ह्यूमन में जो कि A और B एंटीजन से हटके है, तो पता चला फिर वो क्या है, उसको नाम क्या रख दिया इन्होंने? RH। तो RH बेसिकली क्या होता है? प्रोटीन नेचर का होता है, जो कि 12 पास मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं, पेप्टाइड चेन होती है अमीनो एसिड की, जो RBC को 12 टाइम क्रॉस करती है, इसलिए वो क्या बोल देते हैं? 12 पास मेम्ब्रेन प्रोटीन। इस पे D एंटीजन होता है, जो कि प्रोटीन नेचर का है ये भी, जिसकी स्ट्रॉन्ग इम्यूनोजेनिक प्रॉपर्टी होती है। मतलब अगर D एंटीजन किसी ऐसे में चला जाए जिसमें D नहीं है, D नहीं है मतलब RH नेगेटिव है, तो वो इम्यून सिस्टम को उसके एक्टिवेट कर देगा तुरंत, और अपने लिए क्या बनवा देगा? एंटीबॉडीज बनवा देगा। ठीक है, और उसी एंटीबॉडीज का रिजल्ट क्या होता है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। फर्स्ट चाइल्ड के समय बनी, फर्स्ट चाइल्ड की बर्थ के बाद बनी, एक्चुअली बर्थ हो गई, प्लासेंटा रप्चर हुआ, अब 4 to 6 वीक में मदर बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या बनाने लगेगा? 4 to 6 वीक लग जाते हैं ऑलमोस्ट मदर बॉडी को एंटीबॉडी बनाने के लिए, लेकिन वो बन गई तो स्टोर हो गई, IgG टाइप की बनी, अगला भी पॉजिटिव हुआ तो उसमें आके उसने उसकी पूरी RBC को डिस्ट्रॉय कर दिया। RBC टूटी तो एनीमिया हुआ, उसके अंदर का हीमोग्लोबिन टूटा तो बाइल पिगमेंट ज्यादा बने, जिससे क्या हो गया? जॉन्डिस हो गया। बाइल पिगमेंट जब ज्यादा हो जाते हैं, बिलीरुबिन ज्यादा हो जाता है, बिलीरुबिन का कलर येलो होता है, इसलिए जॉन्डिस में बॉडी ब्लड कैसा होने लगता है? येलोइश होने लगता है ना, जो व्हाइट पार्ट में ज्यादा दिखाई देता है। फिर अलग अलग टाइप की जॉन्डिस होती है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम में है। ठीक है, तो वो जॉन्डिस जब होगी तो जॉन्डिस के कारण क्या होगा? उसकी बाद में डेथ भी हो सकती है अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो। RHD is protein in nature. RHD क्या है? Protein in nature. So antibodies are formed IgG, और A and B antigen is carbohydrate. A and B एंटीजन क्या है? कार्बोहाइड्रेट। सो एंटीबॉडी कौन सी बनेगी? एंटीबॉडीज IgM which cannot cross placenta, और IgG can cross
अच्छा, इसको ट्रीट करने के लिए क्या देते? लास्ट लाइन और ट्रीटमेंट वाली बात, अगर कि सेकेंड चाइल्ड पर कोई इफेक्ट ना पड़े इसलिए क्या दे देंगे? एंटी-RH एंटीबॉडी के इंजेक्शन देंगे मदर को। एंटी-RH एंटीबॉडी के इंजेक्शन, इसमें भी बड़ा कंफ्यूजन है कि दिया क्या था मदर को। मदर को एंटी-RH एंटीबॉडी के इंजेक्शन दिए फर्स्ट चाइल्ड की बर्थ के तुरंत बाद। क्या दे दिया? एंटी-RH एंटीबॉडी। अच्छा, एंटी-RH एंटीबॉडी तो मदर खुद बनाने वाली थी ना, बनाने वाली थी भाई। एंटी-RH एंटीबॉडी तो बन रही थी। यहाँ पे RH पॉजिटिव ब्लड मिक्स हुआ एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन विच विल लीड फॉर्मेशन ऑफ एंटी-RH एंटीबॉडी इन मैटरनल ब्लड। ठीक है, तो एंटी-RH एंटीबॉडी तो बनने ही वाली थी फर्स्ट चाइल्ड की बर्थ के बाद, फिर एंटी-RH एंटीबॉडी के इंजेक्शन क्यों दे दिए? अच्छा, मेमोरी सेव ना हो और कोई? हाँ, बेसिकली बात ये थी, देखो अब RH, अगर मदर RH नेगेटिव है, ये तो पता है, मदर का ब्लड ग्रुप तो पहले से ही पता है कि क्या है, मदर RH नेगेटिव है, तो क्या करते हैं, उसको एंटी-RH एंटीबॉडी के इंजेक्शन दे देते हैं। उसकी बॉडी, उसका इम्यून सिस्टम खुद बनाए, उससे पहले एंटीबॉडी दे दो। मदर के इम्यून सिस्टम को बनाने ही मत दो एंटीबॉडी। जितने RH आए हैं ना, उनको पहले ही खत्म कर दो कि मदर का इम्यून सिस्टम उसको पहचान ही ना पाए, उसके लिए एंटीबॉडी बना ही ना पाए। क्योंकि बात क्या है, अगर हमारे इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडी बनाई तो उसकी मेमोरी स्टोर हो जाएगी। अगर हमारे इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडी बनाई तो उसकी मेमोरी स्टोर हो गई। उसी मेमोरी ने काम किस पर किया? सेकेंड RH पॉजिटिव पर। अगर मेमोरी नहीं होती तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। जितने RH आए उसको एंटीबॉडी ने मार दिया, बात खत्म। अगला चाइल्ड फिर पॉजिटिव होगा, फिर RH आएंगे, फिर एंटीबॉडी बनेगी, फिर उसको मार देगी। लेकिन दिक्कत क्या है, सेकेंड चाइल्ड में तो RH मिक्स होने से पहले ही एंटीबॉडी तैयार बैठी है ना। तो इस कारण से क्या है, हमने क्या किया, जैसे ही चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड की बर्थ के बाद मदर को एंटी-RH एंटीबॉडी बाहर से ही दे दी, पैसिव इम्यूनिटी दे दी, और सारे RH को क्या कर दिया, सारे RH जो आए थे मदर में उसको क्या करवा दिया, तुरंत खत्म करवा दिया। जब खत्म करवा दिया तो मदर का इम्यून सिस्टम उसको पहचान ही नहीं पाया कि कुछ आया भी था और कुछ चला भी गया। तो मदर का जब इम्यून सिस्टम ने उसको पहचाना ही नहीं तो उसके लिए मेमोरी बनी ही नहीं। तो अगला चाइल्ड भी पॉजिटिव होगा तब भी मदर के पास कुछ नहीं है, क्योंकि जो इंजेक्शन के थ्रू एंटीबॉडी दी थी वो तो टेम्परेरी थी, उसकी मेमोरी थोड़ी थी। मेमोरी तो जो हमारा इम्यून सिस्टम बनाता है उसकी होती है। वो जो एंटीबॉडी हमने दी थी उसकी मेमोरी तो नहीं थी, उसने तो बस जितने RH थे सबको खत्म करवा दिया। तो मदर का इम्यून सिस्टम तो उसको पहचान ही नहीं पाया कि कुछ आया भी, और उसके लिए रिएक्ट भी नहीं किया उसने। तो सेकेंड पॉजिटिव होगा तब कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं होगी। उसमें जाने के लिए एंटीबॉडी बचेंगी ही नहीं, क्योंकि जो हमने दी है वो तो क्या है, टेम्परेरी है। तो इस कारण से क्या करते हैं कि 2 बार मदर को इंजेक्शन दिया जाता है। एक तो 28 वीक्स में, अगर मदर RH नेगेटिव है तो हो सकता है कि चाइल्ड पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। एज ए प्रिकॉशन क्या कर देते हैं, मदर को 28 वीक्स ऑफ गेस्टेशन पीरियड एक एंटी-RH एंटीबॉडी का इंजेक्शन पहले ही दे देते हैं, और एक दे देते हैं आफ्टर दी पार्चुरेशन। जिससे होता क्या है, जितनी RH एंटीबॉडीज हो, एंटीजन होती हैं, वो सारी हमने जो इंजेक्शन के थ्रू एंटीबॉडीज दी उससे खत्म करवा दी हमने, जिससे कि मदर का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट ना होने पाए। क्योंकि दिक्कत तब है जब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाए, क्योंकि इम्यून सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है मेमोरी रिटेन करने की। फिर वो मेमोरी रिटेन कर लेगा और अगले वाले में फिर वो एंटीबॉडीज भेजेगा। तो अगला वाला पॉजिटिव होगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो मेमोरी रिटेन ही मत करने दो, उसको पहचानने ही मत दो कि कुछ आया भी था। उसके पहचानने से पहले ही क्या कर दो, उसको खत्म करवा दो। तो बाहर से एंटीबॉडी दे दो, ठीक है। तो यहां पर कहां लिखूं, मंकी, यहां लिख देता हूं। चलो, यहां थोड़ी जगह दिख रही है। टू प्रिवेंट एरिथ्रोब्लास्टोसिस पीटेलिस। EF मतलब एरिथ्रोब्लास्टोसिस पीटेलिस। अपने मन से कुछ मीनिंग मत बना लेना। EF का मतलब एरिथ्रोब्लास्टोसिस
फीटेलिस लिखा हुआ है, टू प्रिवेंट एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस एंटी RH एंटीबॉडीज इंजेक्शंस, मतलब कौन सी इम्यूनिटी हो गई? पैसिव इम्यूनिटी हो गई ना, क्योंकि पहले से प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज दे दी है। इंजेक्शंस आर गिवन टू RH नेगेटिव मदर ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी 20 week of pregnancy and within 24 to 72 hours of birth। ठीक है, तो यहां पर इंजेक्शन कब दे रहे हैं? एक तो 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। एक्चुअली प्रेगनेंसी के 28 वीक में क्यों देते हैं? क्योंकि प्रेगनेंसी के 28 वीक में फीटस में RH बनने लगता है और वो RH कहीं से लीक होकर रिएक्शन ना क्रिएट कर दे, इसलिए 28 वीक में भी सेफ साइड पे दे देते हैं कि अगर वो RH भी कहीं आया होगा तो उसको भी खत्म कर दिया जाएगा। और बर्थ के टाइम पर तो ह्यूज मिक्सिंग होती है ब्लड की, तो उसके टाइम पर तो दे ही दिया जाता है। बर्थ के विद इन 24 टू 72 आवर्स ऑफ बर्थ। ये किसकी बात कर रहे हैं? फर्स्ट चाइल्ड की, ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी। ठीक है, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में मतलब एंटीबॉडी हमने बनने नहीं दिए, तो सेकेंड वाले को कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगेन सेकेंड वाले के टाइम पर भी सेम प्रोसीजर होगा। अच्छा, बच्चा पॉजिटिव है नेगेटिव है उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे सेफ साइड पे मदर नेगेटिव है ना तो दे ही दिया। अगर मदर नेगेटिव है और फादर पॉजिटिव है तो पता है डॉक्टर को कि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो सेफ साइड पे दे ही देते हैं कि भाई अगर RH आ गया तो मार देगी, नहीं आया तो कोई दिक्कत तो है नहीं। RH आया तो सेफ साइड पे मारेगी, तो मदर नेगेटिव है इसका मतलब इंजेक्शन तो दे नहीं देने। अगर मदर नेगेटिव है फादर पॉजिटिव है, बच्चा कुछ भी हो, क्योंकि इसमें क्या होगा, अगर RH आ गया तो उसको मार देंगे, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। एंटीबॉडी थोड़े दिन में क्या हो जाएगी, अपने आप ही खत्म हो जाएगी, तो वो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो सेफ साइड पे देते जरूर हैं। ठीक है, ये इंजेक्शन जो है रोगेम रोलिन के नाम से आते हैं। रोगेम रोलिन इस नाम से आते हैं इंजेक्शन, रोगेम रोलिन के नाम से। रोगेम होता है, रोलिन होता है, ये सारे किसके इंजेक्शन है? RH एंटी RH एंटीबॉडी के। ये इंजेक्शन किसके हैं? एंटी RH एंटीबॉडी के इंजेक्शन है, रोगेम रोलिन। वो एक्चुअली ऐसे ही लिखा होता है इसलिए लिखा है ना, नहीं तो ये बोलिए क्या स्मॉल लिखा फिर कैपिटल लिखा, वो ऐसे ही लिखा होता है। HO स्मॉल होता है, GAM कैपिटल होता है। तो रोगेम रोलिन के नाम से आते हैं ये इंजेक्शन, जो कि एंटी RH एंटीबॉडी है, जो कौन सी इम्यूनिटी दे रहे हैं उसको? पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी मतलब प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज डाल रहे हैं हम, जिससे कि एक्टिव इम्यूनिटी वर्क ना कर पाए। क्योंकि एक्टिव इम्यूनिटी मतलब बॉडी के इम्यून सिस्टम ने अगर एंटीबॉडी बना दी तो वो एक्टिव इम्यूनिटी हो गई, उसकी मेमोरी स्टोर हो जाएगी। फिर तो हमें मेमोरी को स्टोर होने से बचाना है, इसलिए क्या करें, पैसिवली देके RH को खत्म करो, मदर के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट ही मत होने दो। चलो बाकी इसको एक बार और पढ़ लेना ध्यान से, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट जो समराइज फॉर्म था वो यही था। अब फादर पॉजिटिव मदर नेगेटिव, तो बच्चा भी नेगेटिव, बच्चा पॉजिटिव, तो सेकेंड पॉजिटिव चाइल्ड को क्या होगी? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस होने के चांसेस हैं, क्योंकि पहले बच्चे ने एंटीबॉडी बनवा दी थी, वो दूसरे पर अटैक करेगी। उसको बचाने के लिए क्या किया? मदर का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाए, उससे पहले ही
एंटी RH एंटीबॉडी मदर के ब्लड में डाल दी, जिससे जो RH आए हो वो हमारी जो दी गई एंटीबॉडी है वही खत्म कर दे, मदर का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट ना होने पाए। इसके लिए इंजेक्शन कौन से देते हैं? रोगेम और रोलिन के, जो प्री फॉर्म्ड एंटी RH एंटीबॉडी होती है। मतलब जो मदर का इम्यून सिस्टम बनाने वाला था वही चीज है, लेकिन वो हमने पहले दे दी। भाई वो तो 3-4 वीक्स लेगा बनाने में, हमने उसको पहले ही दे दिया कि इम्यून सिस्टम एक्टिवेट ही ना हो, तो इम्यून सिस्टम पहचान ही नहीं पाया कि आया क्या था, तो पहचान नहीं पाया तो उसके लिए कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनाई। ठीक है, क्लियर? हाँ ठीक है, चलो बाकी अपन आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो ये था ब्लड ग्रुप्स और ब्लड ट्रांसफ्यूजन और RH फैक्टर।